इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे पिकअप करें, ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है और लोग ये सीखना भी चाहते हैं कि खुद से हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो नेक्स्ट विप्रो बन जाए, नेक्स्ट एशियन पेंट्स बन जाए, नेक्स्ट एमआरएफ बन जाए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पिक करना चाहते हो जो आज तो ऐसी कंपनीज जो बहुत छोटे लेवल पर है बट उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। इनफैक्ट आपको वीडियो की सीरीज मिलने वाली है जिससे आप खुद से पिक कर पाओगे साल के हिसाब से और सालों के हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज हमारे साथ कनेक्टेड है सीए अंकुश जैन। अंकुश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके साथ साथ अंकुश जी एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल भी हैं। तो ये रिसर्च एनालिस्ट है, खुद से रिसर्च करते हैं और अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में जिससे इनके क्लाइंट्स को मुनाफा हो पाए। बट आज वो मुनाफा आपका होने वाला है अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इनफैक्ट आने वाली वीडियोस को देखा। अंकुश जी, आप कैसे खुद से पूरा प्रोसेस बताइएगा बिल्कुल खुल के कि कैसे आप स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं और कैसे पहुंचते हैं उन स्टॉक्स पे जिसमें लोगों का पैसा मल्टीप्लाई हो पाए। जी, थैंक यू पुष्कर जी फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा आपकी कि बेसिकली कोई भी स्टॉक को चुनने के लिए दो तरीके की पॉसिबिलिटी ली जाती है जी। एक तरीका होता है कि आप एक टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करें या बॉटम अप अप्रोच यूज़ करें। दो प्रकार की अप्रोच होती है। इसमें 5 प्रकार के पॉइंट्स आते हैं जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो मैं 5 पॉइंटर्स आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों के मापदंड को आपको ध्यान से देखना होता है। पहली चीज़ ये देखना होता है कि भाई, पहले हम कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं कि टॉप डाउन अप्रोच, मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो दो अप्रोच की बात करी, टॉप डाउन और बॉटम अप। देखो, बॉटम पर आएगी हमेशा कंपनी जिसका आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल बॉटम पे है। और सबसे ऊपर आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बाद आप इंडस्ट्री पे पहुंचोगे तो वो भी आपको शायद अंकुश जी बताएंगे भी, बट कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये दो तरीके की कौन सी अप्रोच है। तो आप बिल्कुल फिल्टर आउट करते हुए आ रहे हो, ऊपर से फिल्टर आउट करते हुए नीचे आ रहे हो, या फिर आपने सीधा कंपनी से फिर ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट जी? यस। सो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच में ऐसा होता है कि जहां पे आपको कंपनी का नाम नहीं पता, आपको किस चीज को चुनना है आपको ये नहीं पता, आने वाले समय में आपको कौन सा स्टॉक मल्टीप्लाई करके दे सकता है, मल्टीबैगर बन सकता है या आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, वो आपको नहीं पता। तो उस सिचुएशन में हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। और बॉटम अप अप्रोच जब हम यूज करते हैं जब हमें लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में मल्टीप्लाई हो सके, उस समय में ही हम बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। फिर उस स्टॉक की हम डीप एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस होने के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट में हम मैक्रो इकोनॉमिक चीजें देखते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले हम पूरे फैक्टर्स को देखेंगे। यस। सो बेसिकली इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। हम जब टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो हमें फर्स्ट देखना होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं एक पूरी कंट्री के, मतलब किस तरीके से इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, किस तरीके से कैपिटल फ्लोज हैं, किस तरीके से आपकी करेंसी मार्केट चल रहा है, किस प्रकार से आपकी कमोडिटी मार्केट चल रही है। एंड लास्ट में आपको इंडेक्स को भी ट्रैक करना होता है। इंडेक्स को कंट्री का इंडेक्स को इसलिए ट्रैक करना होता है आपको समझने के लिए कि भाई मार्केट की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इंडेक्स इज द ओनली थिंग विच शोज कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी जैसे हम इंडेक्स में ऑलरेडी बहुत ऊपर दायरे में खड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में किसी को डर भी लग सकता है, बट अगर वो प्रॉपर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को समझने की कोशिश करेगा ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि भाई आज की तारीख में भी कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स हो सकते हैं जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो पहली चीज हमने देख लिया कि हमको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना है। यहाँ पर देखो, ये चीज बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक FII है, जिसके पास पैसा तो है बट उसे ये देखना है कि मैं इंडिया पे बेट करूं, अफ्रीका पे बेट करूं, श्रीलंका पे बेट करूं, या पाकिस्तान पे बेट करूं, या बांग्लादेश पे बेट करूं। तो अभी बेट करने के लिए वहां पर कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है वो बाद में देखेगा। वो देखा इन कंट्रीज के मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे चल रहे हैं, और उसके लिए जैसे अंकुश जी ने पे बताया कि उस कंट्री का इंडेक्स देखा जाएगा। अगर उस कंट्री का इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है जी। और इसके अलावा फिर बहुत सारे फैक्टर्स के नाम लिए गए कि जैसे कि करेंसी आप देखेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट ज़्यादा तो नहीं हो रही, वहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। तो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले है उस कंट्री में ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है, राइट। तो आपको सबसे पहली चीज पता चल गई कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं कोई भी कंट्रीज के। और हम लोग इंडिया में है तो आप लोग इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इस वक्त कैसे चल रहे हैं आप
कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कमेंट सेक्शन फिर हमारा। बिल्कुल। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है, आपको समझना होता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है जो आउट परफॉर्म कर सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आज की तारीख में कुछ इंडस्ट्रीज होगी जो सनशाइन इंडस्ट्री होगी और कुछ इंडस्ट्रीज होगी जो सनसेट इंडस्ट्रीज होगी। आपको वो घोड़े पे दाव लगाना होगा जो आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई इंडस्ट्री एनालाइज करूँ मैं, कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है जो बेहतर रिटर्न दे सकती है आने वाले समय में। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर ही आ जाएगा आपका सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे आप सेक्टर वाइज चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई आने वाले समय में ये सेक्टर आउट परफॉर्म करना है या अंडर परफॉर्म करने वाला है। तो ये सेकंड चीज हो गई जहाँ पे हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना होगा काफी अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमें लोगों को एग्जांपल देने चाहिए शायद, जैसे कि अगर आप सेक्टर पे बेट करते हो, अब अगर अगेन आपने देखा है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको लगा, ठीक है, उसके बाद आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो हो सकती है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एग्जाम्पल लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो अगर यहाँ पर जैसे जैसे लोग पैसा कमाएंगे वैसे वैसे गाड़ियाँ खरीदेंगे, एग्जाम्पल आपको लगा। अब उस इंडस्ट्री के अंदर भी ना जरूरी नहीं, ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर आप उसमें और स्पेसिफिक होना चाहेंगे तो हो सकता है आप देखेंगे टायर बहुत बिकेगा, बैटरी बहुत बिकेगी, या ओवरऑल कोई कंपनी गाड़ी बेच रही है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, या कोई उसका पार्ट ऑटोमोबाइल का पार्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री और सेक्टर जी। इसी तरीके से आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा जाएगा तो फिर आप बैंक्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, और ऐसी IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो ये सेक्टर्स के एग्जाम्पल है। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा पुष्कर जी, कि जैसे हम जब ये एनालाइज करते हैं तो हम इसमें अगर देखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक और एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सनशाइन इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो एक एडवाइजरी इंडस्ट्री एक ऐसी है जो सनशाइन इंडस्ट्री है, और सनसेट इंडस्ट्री तो नहीं बोलेंगे बट पीक में ऑलरेडी पहुंच चुकी है आपकी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री, जहां पे डीमेट अकाउंट बहुत सारे खुल चुके हैं, आने वाले समय में बहुत खुलने वाले हैं, बट वो डेंसिटी से नहीं खुलेंगे जिस डेंसिटी से आज तक खुल चुके हैं आफ्टर कोरोना। बट अब एडवाइजरी एक इंडस्ट्री ऐसी होने वाली है जो सनशाइन इंडस्ट्री है, जो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अगर हम कोल को देखें तो अब एक कोल की इंडस्ट्री है जहाँ पे हम बायोफ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कोल हो गया या फिर और जो आपके बायोफ्यूल वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो एक वो इंडस्ट्री मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, आपका बोलना फिर भी ठीक रहेगा कि आप बताइएगा कि वो सनराइज में जाएगी या सनसेट में जाएगी। बट एग्जांपल के लिए EV की हम बात करें कि या फिर सोलर की हम बात करें तो वो एक सनराइज इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है। जी बिल्कुल, सनराइज इंडस्ट्री में EV बिल्कुल आ सकता है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जो सनशाइन इंडस्ट्री में आ सकती है। सनसेट में कोल आप बोल रहे हैं 50% सही भी हो सकता है, 50% इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रिसोर्सेज यूज हो सकता है। सो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में क्या होगा अपने को नहीं पता है। सो इसी में अगर हम आगे जाते जाएं तो थर्ड चीज़ होती है आपको सिचुएशन एनालिसिस ऑफ अ कंपनी करना होता है, जहाँ पे आपने सेक्टर भी एनालाइज कर लिया, इसके पहले इंडस्ट्री भी एनालाइज कर लिया, तो आपको पता चल चुका है भाई मुझे ये इंडस्ट्री और ये सेक्टर में पैसा लगाना है। अब आपको आगे जानना है कि भाई इसमें स्टॉक कैसे चुनूँ मैं, कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है जो मुझे आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको सेक्टर मिल चुका है, इंडस्ट्री मिल चुकी है, अब ये इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा हो सकता है, तो आपको उसमें चेक करना है कि भाई लीडर कौन सा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर लीडर आपको मिल जाता है, लीडर मिलने के बाद आपको देखना है कि उसकी प्रॉक्सी कंपनी कौन सी है, जो छोटी कंपनी है आज की तारीख में, जिसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, बट आने वाले भविष्य में वो उस लीडर के पास पहुंचने की कोशिश कर सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने देखा है कि वो छोटी कंपनी वही इंडस्ट्री की लेते हैं जो बड़ी लीडर उसमें ऑलरेडी बन चुकी है। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी उसकी प्रॉक्सी हो सकती है। और सिमिलर एग्जांपल देना पड़ेगा तब लोगों को समझ आएगा। जी, तो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बोलना चाहूँ तो जैसे अगर आप ITC देखते हैं, ऑल्दो उनका बिजनेस सिगरेट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग का है, सो ITC की सिनोनिम अगर हम कंपनी देखेंगे तो VST इंडस्ट्रीज होती है। VST इंडस्ट्रीज भी वो सिगरेट में ही डील करती है। सो अगर हम सिमिलर इंडस्ट्री देखें तो उसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, बट अगर आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, मतलब काफ़ी सारे रेशियोज अगर देखेंगे, और ये रेशियोज अभी आप आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझने वाले हो, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो, आप लोगों को ना यहाँ से अगर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है तो ये सब चीज़ें सीखनी ज़रूरी है आपको। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ या बचाया हुआ पैसा आप मार्केट में लगाने वाले हैं। सो ये तीन चीज़ों हमने देख ली। इसी में एक और चीज़ आती है कि आपको कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो समझना होता है।
क्योंकि जब तक आपको मैनेजमेंट नहीं पता होगा, तो एक तो रेशियो एनालिसिस, दूसरा मैनेजमेंट होगा। सिचुएशन एनालिसिस में आपको नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस के जो रेशियो एनालिसिस वो बाद में आएंगे। सिचुएशन एनालिसिस में आपको सबसे पहले देखना कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो हम पहले अभी सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं कंपनी की। जी, कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है और उसमें मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा हो सकता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और अगर उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो हो सकता है उसके स्केल होने के चांसेस और पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो। जी। सो उसमें हम काफ़ी सारे डायरेक्टर्स लोगों का बैक रिकॉर्ड देखेंगे, भाई उन्होंने कोई ऐसी कंपनी में काम किया है क्या जिसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी में बताना चाहूँगा, एक हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स पिछली वाली बहुत बड़ी कंपनी को क्रिएट कर चुके थे। वो आज की तारीख में हैप्पीएस्ट माइंड को लेके आए। सो वो कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें हर चीज़ पता है कि वो कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। ये एडवाइस नहीं है यहाँ पे, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो चौथा पॉइंट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। राइट। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम काफ़ी सारे रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन से ऐसे रेशियोज होते हैं, स्टैंडर्ड रेशियोज, जिसे हमें देखना ही देखना है इन्वेस्टमेंट करने का आगे सोचने के पहले। राइट। जब तक हम रेशियोज नहीं देखेंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये कंपनी एक्चुअल में अच्छी है कि नहीं है। मतलब आपको एक क्लैरिटी आ गई, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ तक आपके पूरे फिल्टर्स चेक हो चुके हैं कि भाई मेरी चेकलिस्ट में ये भी टिक हो चुका है, ये भी टिक हो चुका है, ये भी टिक हो चुका है। अब मुझे सिर्फ रेशियोज देखना है। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आपने आईटीसी की कंप्यूटर की बात करी, तो कंप्यूटर की हम सारे रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे समझ आ जाएगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। उसके पहले मैं टॉप डाउन अप्रोच में हम जा रहे थे, तो इसमें पांचवा पॉइंट क्या आता है मैं बताना चाहूंगा, जहाँ पे वो टॉप डाउन अप्रोच क्लोज हो जाएगी। पांचवा पॉइंट हमारा ये आता है कि हमें वैल्यूएशन चेक करना होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। जब तक हम वैल्यूएशन नहीं देखेंगे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई ये कंपनी में एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो ये टॉप डाउन अप्रोच के टोटल 5 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर लोगों को एक सवाल और आएगा कि वैल्यूएशन हम कैसे चेक करें, आम आदमी कैसे चेक करें? वैल्यूएशन चेक करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, अगर किसी को चेक करना है तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस में समझने की कोशिश कर सकता है, या अर्निंग यील्ड के, अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग का जो मल्टीप्लायर रहता है उसके बेसिस में भी समझने की कोशिश कर सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। काफ़ी सारे अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कि फ्री कैश फ्लो मेथड होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे लोग कंफ्यूज ना हो, तो फ्री कैश फ्लो मेथड को ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं। अगर आपने कहीं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सुना हुआ है तो आप सीखने वाले हो। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड और करना चाहूँगा। ये जो चीज़ें आपको भी सुनने को मिल रही है ना, ये जनरली आपको इंटरनेट पे ऐसे फ्रीली आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये 1 लेवल अप हो जाता है। तो एक तो होता है बिल्कुल बेस लेवल पर लोग स्टॉक मार्केट का मतलब बिल्कुल कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं समझते हैं, और फिर जब एक्चुअल में उनका जो पैसा हार्ड एंड मनी है जब लगाने की बात आती है तब वो सोचते हैं कि हमें यार एक बार एनालिसिस भी करनी चाहिए। जी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड, जैसे कि आपने कहा, ये मेथड सबसे जो टॉप लोग हैं इंडस्ट्री में वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे साहब यूज़ करते हैं, चार्ली मंगर जी आज की तारीख में हमारे बीच नहीं है, बट वो भी काफ़ी यूज़ करा करते थे। सो ये मेथड मोस्टली जो बिग शॉट्स हैं इंडस्ट्री में वो लोग यूज़ करते थे अच्छी खासी कंपनी को निकालने के लिए। तो इन लोगों को भी बनना है सर बिग शॉट्स? बिल्कुल, हर किसी को वॉरेन बफे बनाने, वॉरेन बफे की एज तक तो बनी जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर आप समझें तो मेरे पास यंग एज में है, और यंग एज में अगर ये सब चीज़ें आप सीख रहे हैं तो आप ट्रैक पे वही हो भाई, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे हो सकता है बट आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, ये मेरा मानना है। सही जगह आ चुके हैं और सही चीज़ को देख रहे हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं। एब्सोल्युटली जी। सो ये हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच हो गया। बॉटम अप अप्रोच में इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ यही होता है कि आपको कंपनी का नाम पहले पता चल जाता है और उसके बाद आप आगे आगे की चीज़ें देखते जाते हैं कि भाई सिचुएशन एनालिसिस कैसा है, सेक्टर एनालिसिस कैसा है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, मतलब इसी को रिवर्स कर देंगे। राइट। सो ये हो गया हमारा बॉटम अप अप्रोच। तो अगर आपके पास कभी किसी कंपनी का नाम आता है, भाई ये कंपनी में पैसा लगाओ, कहीं से एडवाइजरी आ गई, कोई टिप आ गई, तो आप खुद से पैसे लगाने से पहले ना एनालिसिस कीजिए। आप वहाँ पर बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करके खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और फिर डिसीजन लीजिए पैसा लगाना नहीं लगाना। क्योंकि आज की डेट में ना लोग सिर्फ नाम सुन लिया, कहीं पर टेलीग्राम पर देख लिया, किसी व्हाट्सएप पर देख लिया, किसी ने बोल दिया कि खरीद लो तो खरीद लेते हैं। ऐसा शायद मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपको खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए, या फिर आपने कहीं किसी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल को उनकी एडवाइजरी देखी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया हो और फिर आप फॉलो कर रहे हो, वो एक अलग बात है कि वो फिर तो एक एडवाइजरी वाला काम हो। जी बिल्कुल। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा
कि आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, आपको वो समझना चाहिए। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा समझती है, बचपन से आप देखते हुए आए होंगे आपके बड़े लोगों को, वो अगर कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती होगी। अगर आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वही है तो आपको वही इंडस्ट्री या वही सेक्टर की चीज़ों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप उसको गहराई से समझ पाएंगे कि भाई ये चीज़ मुझे समझती है और इसमें मैं हाथ डालूंगा तो शायद हाथ मेरे नहीं चलेंगे। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आगे जाके आप अच्छा खासा अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद। तो अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रेशोज़ हमें ऐड करने चाहिए और किस किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट बेसिक्स में, कि भाई ये चीज़ तो हमारी पूरी डिटेल में निकलनी चाहिए जो हमें हेल्प करेगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनर ओपन कर रखा है। यहाँ पे मुझे कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है तो पहले मैं एक ऐड कंपनी कर देता हूँ। जैसे कि हमने वीडियो में अभी बीच में बताया था VST इंडस्ट्रीज़, तो वही कंपनी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वॉच लिस्ट में। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसके पहले हमने VST इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही बात करी। सो उसी को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और स्क्रीन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होगी जहाँ पे VST इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल दी हुई है कि उसके बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब आए हैं, डिस्क्लोजर अगर कुछ बीच में आया है तो वो भी आया हुआ है। तो यहाँ पर ये खोल सकते हैं हम डिस्क्लोजर ऊपर जो आया हुआ है? जी बिल्कुल खोल सकते हैं। ये डिस्क्लोजर जैसे आया हुआ है तो इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख जाएगा कि इसे क्या आया है। शायद कोई डिमांड नोटिस आया हुआ है कंपनी को, जो कि हमें दिख रहा है कि 8 करोड़ रुपीस की कुछ डिमांड आई है। सो ये तो नोटिस है, इसके आगे जो भी बातें होगी वो तो कंपनी वालों को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता चलेगी। बट आपको कम से कम पता लग जाएगा जब आप कोई भी कंपनी के बारे में सर्च करने जाते हैं तो ये सब जो अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है या कंपनी के ऊपर कोई एक्शन होता है तो ये आप कम से कम एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम रेशियो पे तो डेफिनेटली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जी, इसे समझेंगे। बट ये भी ज़रूरी सेक्शन होता है कि अगर कोई फ्रॉड केस में कंपनी फंसती है तो वो भी आपको कम से कम पता होगा कि इस तरीके का कुछ ना कुछ न्यूज़ में पहले आया हुआ है या कुछ अंडर अभी प्रोसेस चल रहा है, तो यू कैन सी दैट। यस। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन में जो हम बात कर रहे थे। ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम जाते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं कुछ स्टैंडर्ड रेशोज आपको लगे हुए मिल जाएंगे स्क्रीन में जो आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मार्केट कैप दिख रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है ये पर्टिकुलर शेयर का, इसने पिछले 52 वीक में हाई क्या लगाया है, लो क्या लगाया है, इसका स्टॉक का पी रेशो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या दे रहा है ये स्टॉक, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिख रहा है, इसके साथ साथ फेस वैल्यू दिखा रहा है। अब ये तो स्टैंडर्ड रेशोज़ हमें कुछ स्टैंडर्ड वाले दिख रहे हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलर कंपनी में विजिट करते हैं। तो इसके साथ साथ हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ रेशोज़ देखने होते हैं जो हमें एक एनालिसिस करने में काफ़ी डिटेल में समझने में हेल्प करता है कि भाई कौन सा शेयर है जिसकी मैं और डिटेल डेप्थ में रिसर्च करना चाहूँगा ताकि मेरा समय कम खर्च हो और मैं बेस्ट स्टॉक तक जल्द से जल्द पहुँच पाऊँ। सो अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि इसमें अगर मैं कुछ रेशोज़ अगर ऐड करता हूँ, जैसे कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड रेशोज आपको मोस्टली यूज जो लोग करते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिसेंट में ऑलरेडी दिख रहे हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिलता है ये कंपनी को, बेसिकली ऑपरेशन से कितना कमाती है ये कंपनी। इसके साथ साथ मैं इसका देखना चाहूँगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी एडिट था तो ये ऐड नहीं करना चाहूँगा मैं। इसके साथ मैं देखना चाहूँगा डिविडेंड यील्ड क्या है, ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, डेट टू इक्विटी कोई डेट तो नहीं है कंपनी के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना देती है ये कंपनी, प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, मतलब प्रमोटर उसमें ये कंपनी में भरोसा कितना दिखा रहा है। इसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि अर्निंग यील्ड्स क्या है, कोई प्लेज तो नहीं किया इन लोग ने अपने शेयर्स को। ये प्लेज का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो अपने शेयर को प्लेज करके पैसा उठा लेता है, मतलब उधार ले लेता है पैसा। तो अगर प्लेज किया हुआ है शेयर्स को और बहुत ज़्यादा प्लेज करता जा रहा है तो ये पॉजिटिव नहीं होता कंपनी के लिए, नेगेटिव होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई लोगों को पता नहीं होती है, जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता होती। बट अगर आप प्लेजिंग देखेंगे और प्लेजिंग आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो फिर ये नेगेटिव है, ये रेड फ्लैग है एक्चुअली। रेड फ्लैग है एक्चुअली, यस। सो इसी में और भी रेशोज हम कुछ देखना चाहेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री का पीई क्या है, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कहीं वो इंडस्ट्री से ओवर प्राइस तो नहीं है। अगर एक सिंगल थॉट में हमें फास्ट देखना हो कि ये स्टॉक ओवर प्राइस तो नहीं है तो हम इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करेंगे इस कंपनी का पीई को। इसके साथ कुछ और रेशोज हम देखना चाहेंगे कि प्राइस टू फ्री कैश फ्लो क्या है, मतलब ये कंपनी कैश कितनी जल्दी इकट्ठा कर पाती है, क्योंकि कैश अगर सबसे ज़्यादा आएगा मतलब ये कैश रिच कंपनी है। ज़्यादातर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमें कैश रिच कंपनी मिले क्योंकि वो कैश इज किंग,
क्योंकि वो कैश वो कंपनी को कभी भी वर्किंग कैपिटल क्रंच में नहीं आने देगी और उसे कैश की वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है अपनी कंपनी के लिए भी। राइट। इसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि वर्किंग कैपिटल सिचुएशन कैसी है कंपनी की, तो इसलिए हम करंट रेशियोज भी ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये सारे रेशियोज आपको अभी थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश तो करेंगे। इस वीडियो को ना आप कई बार देखिएगा क्योंकि काफ़ी डीप वीडियो होने वाली है अभी, क्योंकि इसमें कई सारे रेशियोज आ गए। अब जैसे पी लिख दिया, इंडस्ट्री पी लिख दिया। अब पी इज प्राइस अपॉन अर्निंग, मतलब अगर आप देखेंगे जो कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अपॉन में उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पी निकलता है। अब पी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपको अंकुश ही बताएंगे, बट ये एक एक रेशियो को समझना जरूरी है। अब करंट रेशियो लिखा हुआ है, करंट रेशियो क्या हो गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो एसेट ज्यादा होने चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। तो आपको ये देखना होता है कि करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा है। अब ये जो बताया जा रहा है इस पे हम प्रॉपरली बात करेंगे और आपको इसे डिटेल में समझना है। नेक्स्ट जी, जैसे कि आपने यहाँ पे रोका तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोला, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली ये होता है कि आसान भाषा में हमारे यूजर्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए कि भाई मैं 1 रुपये अर्न करने के लिए कितना रुपए देना चाहता हूँ। राइट। सो ये आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 10 का पी है तो आप ये समझ लो 1 रुपये कमाने के लिए आप 10 रुपये दे रहे हो, और 100 का पी है तो 1 रुपये कमाने के लिए आप 100 रुपये दे रहे हैं। बट कई केसेस में क्या होता है कि पी ज्यादा होने पे भी ऐसा नहीं है कि आप उस कंपनी को अवॉइड करते हो। आज उसका पी ज्यादा है, कल को अगर उसकी अर्निंग एकदम से बढ़ गई तो देखो आप पी है क्या, प्राइस जो भी है करंट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग बढ़ जाएगी तो पी एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो कई बार जो मार्केट है वो हायर पी देती है ऐसी कंपनी को जिसकी अर्निंग पोटेंशियल इन फ्यूचर की बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल जी। तो वो आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। काफ़ी सारे पैरामीटर्स को आपको समझ के चलना चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि भाई आगे आने वाले समय में अगर अर्निंग दिख रही है, पोटेंशियल अर्निंग काफ़ी बढ़ने वाली है, तो वो शायद पी अपने आप ही धीरे नीचे हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखना होता है। ये रेशो जनरली वो कंपनी में देखना होता है जो कंपनी डेट लेके रख रही है। जिसने नहीं ली है उसमें आपको ये रेशो यूज़ नहीं होगा। ये अब सर ने ले लिया है, वन ऑफ द मेन रेशियो मैं ऐसे देखता हूँ। अगर आप अदानी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि अदानी ने डेट बहुत ज़्यादा लिया हो एग्जाम्पल के लिए, बट यहाँ पर एक ही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, डेट की वजह से सुर्खियों में है, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। इसका मतलब ये है कि जो वो मतलब आप समझो कोई भी अगर लोन आता है तो वो ब्याज पर आता है, मतलब इंटरेस्ट पर आता है। उस इंटरेस्ट को चुकाने का उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए, उस कंपनी का पोटेंशियल है या नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है तो ये तो एक अच्छा फैक्टर, एक ग्रीन फ्लैग है। जी बिल्कुल। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने वीवर्क अभी देखा होगा, वीवर्क क्या कर रहा था कि वो शॉर्ट टर्म लोन लेते जा रहा था और लॉन्ग टर्म उसकी लायबिलिटी बनते जा रही थी। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल को लेते जाएंगे और लॉन्ग टर्म आपको पेएबल आएगा तो आपको एक वर्किंग कैपिटल क्रंच बहुत खतरनाक बन सकता है और आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो पूरा को पूरा हिल सकता है। राइट। और इसी वजह से वो कोलैप्स हुआ। इसी वजह से वो कोलैप्स हुआ और उसका काफ़ी वैल्यूएशन 70% ड्रॉप डाउन हो गया। जी। इसके बाद हम कुछ और रेशोज देखना चाहेंगे। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रेशोज में नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ से सर्च करके ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि मुझे अगर मार्केट कैप टू कैश फ्लो देखना है, मार्केट कैप टू कैश फ्लो, तो ये एक रेशो में लगाना चाहूँगा समझने के लिए कि भाई ये कैश कितना निकाल लेती है कंपनी। इसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ क्या है कंपनी की, और इसके साथ एक और मैं देखना चाहूँगा कि डिविडेंड पे आउट कितना दे रही है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो देख रहे हैं हम, बट डिविडेंड कितना दे रही है अर्निंग यील्ड के साथ साथ, डिविडेंड पे आउट, अर्निंग यील्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ये स्टैंडर्ड कुछ रेशोज हम देखना चाहेंगे जिसके बेसिस पे कंपनी को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने वीएसटी इंडस्ट्रीज की ही बात करी थी, तो हम वही कंपनी को आगे डीप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि वो कंपनी वाइबल है कि नहीं है, और अगर है भी तो ये रिकमेंडेशन नहीं है 100%। जी। सो अब हम चले जाते हैं अपने स्क्रीन पे जहाँ पे मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज टाइप कर लेता हूँ। सो अब हम पूरे रेशोज को ऑलरेडी स्क्रीन में लगा चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे हम वीएसटी इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी कि अगर हमको फंडामेंटल अगर चेक करना है तो कौन कौन से रेशोज का क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप है 5000 करोड़ का आज की तारीख में, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3283।
52 वीक्स में ये 3862 का हाई लगाया है। यहाँ पर बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कई लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं जैसे आईटीसी का शेयर है, अब आईटीसी का शेयर तो सस्ता है और यहाँ पर ये 3200 रुपये का है, तो लोगों को लगेगा यार आईटीसी का शेयर सस्ता है और इसका शेयर का प्राइस महंगा है, तो ये शेयर महंगा हो गया और वो शेयर सस्ता हो गया। ऐसा नहीं करना होता। अब अगर आप कहोगे भाई 10 ग्राम गोल्ड महंगा है या 1 किलो चांदी महंगी है ना, तो अब आपको वो 1 किलो लेकर आनी पड़ रही है, तब आप 10 ग्राम से कंपैरिजन कर पा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है 10 ग्राम वाली चीज़ भी महंगी हो सकती है। तो मतलब एक शेयर जो आपको लग रहा है 20 रुपये का है, वो 20 रुपये का भी महंगा हो सकता है और 3000 का भी सस्ता हो सकता है या 30,000 का भी सस्ता हो सकता है, डिपेंडिंग अगर आपने उसकी आगे की एनालिसिस सही करी तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोहे को गोल्ड के भाव पे ले आओगे तो आप लुट जाओगे जी। तो आपको सस्ता नहीं देखना कि शेयर सस्ता कौन सा है, आपको ये देखना आपके पास कैपिटल क्या है और उसमें आप क्या खरीद सकते हो। सो बेसिकली आपको शेयर को प्राइस के भाव में नहीं समझना है कि प्राइस क्या चल रहा है उसके बेसिस में मैं शेयर को जज करूं। कई लोग कहते हैं ना कि मतलब यार ये तो 10 रुपये का ही शेयर है, बड़ा सस्ता शेयर है, और ये तो यार एमआरएफ यार 1 लाख का शेयर है तो बहुत महंगा शेयर है। तो एमआरएफ का 1 लाख का भी सस्ता हो सकता है और आपका 10 रुपये वाला भी महंगा हो सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे अब आपको अंकुश जी बताएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है और कंपनी की फेस वैल्यू क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ शेयर्स होते हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 1 रुपये भी होती है। तो अगर फेस वैल्यू कम ज़्यादा रहेगी तो उसके बेसिस पे भी शेयर का प्राइस इंपैक्ट होता है। तो आपको शेयर के प्राइस को नहीं देखना। नहीं, आप फेस वैल्यू से एक बार फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट पूरा बताओ ना, मतलब मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट है जानने में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कंपनी की यहीं पर इसकी कितनी 10 रुपये थी ना फेस वैल्यू। हाँ, इसकी 10 रुपये है, तो इसकी 10 रुपये है। अब एक बार अगर मैं यहीं पर आईटीसी की एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, आप दे दो आप। सो पुष्कर जी, आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है जी। जनरली जो भी कंपनी लिस्टेड होती है वो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 1 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में लिस्टेड होती है। जनरली कंपनी कोशिश करती है कि मैं 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू में लिस्ट करूं, क्योंकि उसके आगे बेनिफिट्स उन्हें बहुत मिल सकते हैं। क्योंकि जब भी वो शेयर स्प्लिट लाना चाहते हैं तो उस समय उनको नंबर ऑफ शेयर्स लोगों को देने के लिए हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़, वो लोग फ्री फ्लोट काफ़ी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना शेयर का प्राइस कम रहेगा उतना पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है कि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस 3283 चल रहा है। अगर ये फेस वैल्यू 1 रुपये होती, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करते हैं, आज कंपनी इसको 10 की जगह 1 करना चाहे तो कर सकती है। 1 रुपये के नीचे फेस वैल्यू नहीं जा सकती, नो डाउट, बट ये 1 रुपये अगर लेके जाएगी अपनी फेस वैल्यू को तो ये जो करंट प्राइस जो है 3283 की जगह 328 हो जाएगा। मतलब सीधा 10 गुना कम हो जाएगा। 10 गुना कम हो जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कंपनी पार्टिसिपेशन, लोगों का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ जाएगा इसमें। सो बेसिकली क्या है, जो फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं, इसे देखते नहीं कि फेस वैल्यू से हमें क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आप किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 का देखते हो, एग्जांपल हम दिखा सकते हैं किसी का अगर इसका 1 का फेस वैल्यू रहो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम वीएसटी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, सो यहीं पे एक आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी का फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पे इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़। अगर ये 10 होता तो इसका करंट मार्केट प्राइस शायद 4500 होता, जो कि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 450 दिख रहा है आज की तारीख में। बहुत शानदार जी। तो ये लोगों को बताना जरूरी था, मतलब कई बार लोगों को ये नहीं पता होता, तो फेस वैल्यू को तो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। हम वीएसटी पे वापस आ जाते हैं जी, और हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसके बेसिस पे अपना जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। कोई भी शेयर्स के लिए उसे प्रॉपर डीप एनालाइज करना चाहिए कि भाई फेस वैल्यू क्या है कंपनी की, और उसके बेसिस पे उनको पता चल सकता है कि भाव क्या है। तो अगर कोई कंपनी स्प्लिट करना भी चाहे, एग्जाम्पल एमआरएफ आज आपको दिखता है 1,11,000 रुपये के आसपास है जी, तो अगर वो आज फेस वैल्यू 10 पर खड़े हैं, अगर वो अपनी फेस वैल्यू 1 कर देंगे तो उनका शेयर भी 11,000 रुपये का हो जाएगा। तो लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। थोड़ा ना पैसे ही नहीं चाहिए वो चाहते नहीं कि मतलब आप ज़्यादा एमआरएफ खरीदो। जनरली जो ये ऑडियंस देख रही होगी, ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में एमआरएफ नहीं होगा। एमआरएफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है एक ही शेयर तो आएगा, अगर 1 लाख भी डाल देंगे तो एक ही शेयर तो आएगा, इससे बढ़िया हम 100, 200, 500 किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। जनरली हर किसी की मेंटेलिटी यही होती है कि भाई मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाए तो ज़्यादा पैसा मेरे पास हो सकता है, बट वो मेंटेलिटी शायद गलत है। तो ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए किसी को भी। राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0 है। डेट ही नहीं कंपनी में, डेट ही नहीं कंपनी में। जितना डेट कम होगा उतना रिस्क वो कंपनी का कम होगा,
क्योंकि डेट एक ऐसी चीज होती है जो एक लिवरेज ला देती है कंपनी में, जिस वजह से उसको हो सकता है कि जो वो कंपनी कमा रही है उसका बेनिफिट पूरा ना ले पाए, क्योंकि ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट में ही पे आउट में चला जाएगा बैंक्स को। राइट। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू है जो कि इसका 4.57 है, जैसे कि इसका करंट प्राइस चल रहा है 3283 और इसका बुक वैल्यू चल रहा है 718। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 718 को आप 4.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करंट मार्केट प्राइस निकल जाएगा जो कि 3283 दिख रहा है। बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना बढ़िया है। हाँ, बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो उस केस में कम आते जाएगा। जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा उतना बढ़िया, और बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आज आप इस शेयर को खरीद रहे हो, आप उसके लिए 3200 या 3300 रुपये दे रहे हो, आप 3280 रुपये आपने दे दिए, बट एक्चुअल में उसकी बुक्स में उस शेयर की क्या वैल्यू। अब ये कैसे पता लगता है, अगर आप आज उस कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो कम से कम इतना पैसा मिलने की उम्मीद है। सो अगर वो कंपनी बिकेगी तो अगर आपके उसका एक शेयर भी है तो आपको 718 तो मिलेगा। अगर ये ज़्यादा होता, मान लीजिए 2000 या 3000 होता, तो आप लगभग 3200 रुपये दे रहे हो और 3000 की तो बुक वैल्यू खड़ी हुई है। और एक ऐसे सिनेरियो भी हम आपको शायद सर डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, जहाँ पे आपको बुक वैल्यू ज़्यादा दिखेगी और करंट प्राइस कम दिखेगा। तो ऐसे शेयर्स आप अपने रेडार में रख सकते हो जी, ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है। जी बिल्कुल, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है उस केस में। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस, इसको हम जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब जितने कम वाली कंपनी होगी उसे हम ढूंढेंगे तो वो काफ़ी प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जो यहाँ पर ये रेशियो की हम बात करें स्पेसिफिकली, कि यहाँ पे 4 का है, अगर आपको कहीं 2-1 का दिखे तो ये बहुत ही अच्छा है। जी, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला कि भाई लिक्विडेट अगर कंपनी होती है, मतलब उसका लीगल टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज़ करना चाहें तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से 718 रुपीज़ आ सकता है, जो कि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे यहाँ पे लिखा होगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2023 का जो 31 मार्च का इसमें बुक वैल्यू निकाला होगा उस हिसाब से ये 718 का है, जो कि अभी नया फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तो इसकी बुक वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि बुक वैल्यू हमेशा ईयर ऑन ईयर में चेंजेस आते जाते हैं। जी, इसके आगे हम स्क्रीन में देखते हैं तो करंट रेशो है। करंट रेशो 1.49 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आइडल इसका सिचुएशन 2 का होना चाहिए, बट ये 1.49 भी है, तो इस केस में भी ये कंपनी का काफ़ी अच्छा है करंट रेशो। करंट रेशो कैसे निकलता है ये अगर हम ऑडियंस को बताना चाहें तो उसमें बेसिकली ये होता है कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी क्या जनरेट कर रही है। इस केस में 361 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कंपनी को। इसके बाद हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 361 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 307 का है। एक बार लोगों को दोनों में डिफरेंस भी बताइए, क्योंकि नए लोगों को डिफरेंस नहीं पता। जी, इसमें मैं डिफरेंस के तौर पे ये बताना चाहूँगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ऐसा प्रॉफिट होता है जहाँ पे हमको कोई भी ऑपरेशन रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए जिस चीज़ का खर्चा आ रहा है, मान लीजिए मैं कोई चीज़ को सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज़ में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर मुझे 50 रुपीज़ की पड़ रही है तो 100 माइनस में 50 कर दूंगा तो 50 रुपीज़ जो आएगा वो मेरा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कंपनी को रन करने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे हो रहे हैं उसे मैं डिडक्ट करूंगा अपने सेल प्राइस से, तो मेरा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। और इसी में से हम डिडक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी को रन करने के लिए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, ऐसे अलग प्रकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम डिडक्ट कर देंगे तो उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। इस कंपनी के केस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 361 करोड़ का देख रहे हैं और नेट प्रॉफिट 307 करोड़ का। तो इसमें ये दर्शाता है कि टेंटेटिव इस कंपनी में 45 करोड़ के ही ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कि काफ़ी कम है। इसके आगे हम देखते हैं तो डिविडेंड पे आउट रेशो हमें दिख रहा है, जिसमें हमें ये दिखा रहा है कि 70.8% का डिविडेंड ये कंपनी देती है। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर कंपनी ने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 में से 70 तो डिविडेंड के तौर पे दे ही दिया। जी, तो 70% प्लस का इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया है। जी, कमाए हैं उसको भी मैं एक टर्मिनोलॉजी में बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। जी, तो वो टर्म होता है बेसिकली अर्निंग। अगर मेरी अर्निंग 100 रुपए की हो रही है तो 100 में से मैं 70 रुपए एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ, रिवॉर्ड के तौर पे कि वो हमारा ये कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हमें देखना होता है कि क्विक रेशो क्या है। क्विक रेशो इसका 0.70 का है। आइडल सिचुएशन होती है कि 1 का होना चाहिए। क्विक रेशो हमारा ऐसा रेशो होता है जो हमें दर्शाता है कि भाई हमारे इन्वेंट्री को अगर हम हटा देते हैं, मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो हम कितनी क्विकली वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्वेंट्री भी
इन्वेंट्री को भी टर्न करने के लिए, मतलब बेचने के लिए, वापस बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम इन्वेंट्री को हटा देंगे तो हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी है, तो लिक्विड एसेट्स के बेसिस पे हमारा क्विक रेशो निकल जाता है, जो दर्शाता है कि कंपनी कितनी अच्छी वर्किंग कैपिटल पोजीशन में है। इसके बाद हमें देखना होता है कि इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है। ये हमें ये हेल्प करता है समझने के लिए कि भाई आज की तारीख में ये कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हमने ऊपर देखा तो 4.57 है, और इंडस्ट्री में सिमिलर जो कंपनीज ऑपरेट करती है उसका 4.17 है। तो ये देख के किसी को लग सकता है कि भाई ये जो कंपनी हम देख रहे हैं वीएससी इंडस्ट्रीज, ये हो सकता है शायद ओवर वैल्यूड हो, बट हमें इसके बेसिस पे ही जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए जिससे हम फाइनलाइज सोच सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी मेरे लिए अच्छी साबित हो सकती है कि नहीं आने वाले समय के लिए। जी। इसके बाद नेक्स्ट रेशो हमें देखना चाहिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो को हमको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशो से कंपेयर करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कंपनी वही सिचुएशन दूसरी कंपनी में और इस कंपनी में अगर सेम पैरेलल है तो दोनों किस दौड़ से भाग रही है और लोग किस हिसाब से उसके लिए पैसा देने को रेडी हैं। मान लीजिए ये कंपनी आईटीसी के साथ साथ चलती है। आईटीसी का अगर एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि 20 का अगर पी रेशो होता और इसका 16 का है, तो लोग 1 रुपये कमाने के लिए इसमें 16 रुपये देने को रेडी हैं और आईटीसी में 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देने को रेडी है। राइट। तो यहाँ पर आपको स्टॉक का पी 16.5 का दिख रहा है और इंडस्ट्री का पी 16.8 का दिख रहा है। जी। तो अगर इंडस्ट्री का पी ज़्यादा है और स्टॉक का पी कम है तो ये आपके लिए अगेन ग्रीन फ्लैग होता है। या ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अगर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है तो एक ग्रीन फ्लैग है आपके लिए। जी, ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि आपका एक पैरामीटर, आपका एक चेकलिस्ट क्लिक हो चुका है कि भाई ये इस चीज़ को देख के मैं जज कर सकता हूँ कि कंपनी में अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपको देखना होता है कि प्रमोटर होल्डिंग किसकी है। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, 50 के प्लस होगी, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि वो कंपनी अपने कंपनी में भरोसा दिखा रही है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ बिल्कुल जल्दी से दिखाएंगे, 32% है ना सर। एक बार स्क्रॉल डाउन करके प्रमोटर्स होल्डिंग का मुझे दिखाएंगे क्वार्टर वाइज क्वार्टर क्या चल रहा है उसका, सो दैट आपको ये पता लगेगा। तो अगर प्रमोटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है तो ये एक बढ़िया चीज़ है, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है तो ये ग्रीन फ्लैग है। और अगर वो बेच रहा है, अपनी होल्डिंग्स कम कर रहा है, तो एक रेड फ्लैग है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टैग्नेंट ही है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32.16% ही चल रहा है। मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ पुष्कर जी कि ये कॉन्स्टेंटली दिसंबर 2020 से सितंबर 2023 तक 32.16 से चल के आखिरी तक 32.16 ही है। मतलब प्रमोटर जो है वो इसमें भरोसा दिखा रहा है और अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं कर रहा है। इसके बाद मैं वापस से ऊपर में रेशोज़ में ले चलता हूँ, जहाँ पे हम काफ़ी रेशोज़ को डिस्कस कर रहे थे। सो मार्केट कैप का ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो वापस से हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। भाई ऑपरेटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है कंपनी की, जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगा उतना ज़्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। तो किससे ज़्यादा होना चाहिए? जैसे यहाँ पे 27 है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, बट सर्विस इंडस्ट्री में जो भी सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% से ज़्यादा हो तो वो काफ़ी कंपनी अच्छी हो जाती है। और जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है उसका अगर 15-20 भी है तो वो भी काफ़ी अच्छा कहलाया जाता है, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका 27.1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैसे निकाला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स अगर हम कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होता है मार्केट कैप टू कैश फ्लो। मार्केट कैप टू कैश फ्लो ये दर्शाता है कि भाई मुझे मार्केट कैप जो भी इसकी चल रही है, जैसे 5000 करोड़ की है, तो इस कंपनी के पास कैश कितना है। जितना ज़्यादा कैश होगा, जैसे आपने इसके पहले कहा था कि कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो 718 रुपये के हिसाब से, 718 के हिसाब से कंपनी लिक्विडेट होगी तो पैसा मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। तो ये कैश फ्लो दर्शाता है कि कैश फ्लो कल के तारीख में अगर लिक्विडेट होती है कंपनी तो कैश फ्लो जो है, कैश तो कहीं जा नहीं सकता। एक असेट की वैल्यू तो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो सकती है। आज की तारीख में कोई फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू हो सकता है 1000 करोड़ की हो और आने वाले 1 साल के बाद डेप्रिशिएशन की वजह से हो सकता है वो 900 करोड़ की हो, तो वहाँ पे तो आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, बट कैश कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। कैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमारे पास पड़ा हुआ है काफ़ी समय तक, तो इन्फ्लेशन की वजह से डिप्रिशिएट हो सकती है, बट कंपनी में जो कैश बैलेंस शीट में दिख रहा है वो कम नहीं हो सकता। तो ये मार्केट कैप टू कैश फ्लो जितना रेशो कम होगा उतना जल्दी कंपनी कैश के बेसिस पे अपने मार्केट कैप को जनरेट करने में हेल्प करेगी। मतलब कि कैश के बेसिस पे मार्केट कैप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट 39.5 करोड़ है और रिजर्व कंपनी के अभी 0 दिख रहे हैं। ऐसा क्यों?
रिजर्व 1 करोड़ का भी नहीं है? रिजर्व हो सकता है कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन लोगों ने रिजर्व में कुछ ऐड नहीं किया होगा। अच्छा, बट फिर भी रिजर्व तो होना चाहिए। रिजर्व होंगे, वो हमको बैलेंस शीट में दिख सकते हैं। अच्छा, इसमें नहीं दिख रहे? इसमें नहीं दिख रहे हैं, हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो हमें रिजर्व दिख जाएगा। मैं इससे तो आपके अकाउंट में हो। कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। जी, इसके बाद हमें देखना होता है कि सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है, कि कंपनी की सेल्स किस हिसाब से बढ़ रही है। अगर वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है मतलब कि कंपनी ग्रो हो रही है। बट कितने % से बढ़नी चाहिए आइडियली? इसका परसेंटेज का भी कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, बट जितना छोटी कंपनी होती है वो उतनी फास्ट स्केल होती है, उसकी सेल्स की बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 100 को 200 करना आसान है, बट 1000 को 2000 करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि सेल्स किस हिसाब से कोई भी कंपनी की बढ़ रही है। तो यहाँ पे 4.24% है, ये ऑल्दो कम है बट स्टिल बुरा नहीं है। राइट। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ ये बता रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ में परसेंटेज कितनी ग्रोथ हो रही है। अब ये कंपनी का नेगेटिव दिखा रहा है, बट अगर हम इसको मल्टीपल ईयर्स के बेसिस पे देखेंगे तो हो सकता है ये पॉजिटिव हो। ये एक ही ईयर के साथ कंपैरिजन है इसका। पिछले साल से दिखा रहा है कि इस साल प्रॉफिट कम आए हैं। जी, 12% कम आए हैं। जी, बट अगर हम इसको कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे, कम से कम 5 साल के फाइनेंशियल्स हमें देखना चाहिए। 5 साल के बेसिस पे आप देखेंगे तो मोस्टली पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेट 0 है, तो मैं इसे कवर कर देता हूँ कि लोगों को लगे यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। बट एक बार के लिए अगर हम ITC पे जाएंगे तो शायद दिखेगा हमें। जी बिल्कुल, स्क्रीन पे मैं ITC निकाल देता हूँ। ITC का भी 0 है। अच्छा, इन पे ये अमीर कंपनी है सर, कोई दूसरी ले लो, अडानी ले लो। अडानी ले लेते हैं, अडानी एंटरप्राइज। सो यहाँ पर आपको 1.94 दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी भी 1.56 दिख रहा है। ये भी मैं छोटा सा ये तो कवर कर देता हूँ। डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट अगर ज़्यादा होगा तो 1 से ऊपर नंबर आएगा, तो डेट इक्विटी से भी ज़्यादा तो 1.56 हो गया है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.94 का यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसे आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, सो डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे कि आपने यहाँ पे ऐड किया कि ये 1.56 अच्छा रेशियो है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली ये रेशियो होता है जो दर्शाता है कि आपने डेट कितना ले रखा है अपने इक्विटी के अगेंस्ट। जी, सो यहाँ पे 1.56 का डेट टू इक्विटी रेशियो है अडानी एंटरप्राइजेस का। ऑल्दो हम डिस्कस अभी तक VST इंडस्ट्रीज के बारे में कर रहे थे, ये सिर्फ सैंपल और एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो VST इंडस्ट्रीज के पास डेट बिल्कुल नहीं है। और इसी कंपनी का हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो वो 1.94 है। राइट। सो ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट कितना ज़्यादा जा रहा है अडानी के जेब से। नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे हिसाब से ये होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। हाँ, तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बढ़िया, उतना ज़्यादा बढ़िया। यस। सो यहाँ तक हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तक पूरा डिस्कस कर लिया था। इसके नीचे हम अगर आते हैं तो नीचे हमें ये देखना होता है कि ये कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। वो हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है, तो हमें यहाँ पे वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कॉन्स आपको देखना है तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, जो भी बिगनर्स हैं। सो ये भी हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें हमको पीयर कंपैरिजन मिल जाता है कि भाई कौन सी कंपनी इससे रिलेटेबल है। जैसे कि मैंने पहले टॉप डाउन अप्रोच में बताने की कोशिश की थी कि आपको समझना होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के बेस्ट कंपनी ऑलरेडी कौन सी है। सो इसका कंपैरिजन हम ITC से कर रहे हैं। ITC का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो 5,61,000 करोड़ का है, और जहाँ पे ये कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ का है। तो अगर ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है ITC के कंपैरिजन में, तो ये कहीं ना कहीं मादा रखती है कि कुछ ना कुछ इसका आगे जाके ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं सिर्फ बताने के लिए ऑडियंस को समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे भी एडिट कॉलम नाम की चीज़ होती है, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल रेशोज़ को लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई कौन कौन से रेशोज़ को आपको कंपेयर करना है। मैं जनरली ये फॉर्मेट में जो आपको रेशोज़ दिख रहे हैं उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। राइट। सो यहाँ पे आपको पूरी जितने भी ये बेसिकली आपको मल्टीपल कंपनीज मिल जाती है जिसको आप ये कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू लगा रखा है, बुक वैल्यू लगा रखा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट कैप क्या चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल क्या था, पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी क्या दे रही थी, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में क्या दे रही थी, डेट टू इक्विटी रेशो, ग्राहम प्राइस लगा लेता हूँ मैं समझने के लिए कि इसका वैल्यूएशन क्या आ सकता था, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, और प्लेज तो नहीं किया है क्योंकि ये कॉशियस एरिया होता है अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर्स को प्लेज करके रखी हो तो। यहाँ पे जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंपनी हो जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा हो
और पिछले जो ये फिल्टर्स लगा रखे हैं 3 साल 5 साल के, वो भी कंसिस्टेंट आने चाहिए, जहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये कंपनी अच्छी कंपनी है क्योंकि कंसिस्टेंटली उसकी सिमिलर ग्रोथ चल रही है। राइट। इसके बाद अगर हम नीचे आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ग्राहम यहाँ पे जो आपने लगाया है ये एक बार लोगों को बताना जरूर रहेगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ग्राहम मॉडल बेसिकली ये मॉडल होता है कि आप डिविडेंड के बेसिस पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है। तो ग्राहम मॉडल का एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है जिसके फॉर्मूले के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन निकल जाती है कि भाई अगर ये डिविडेंड कंपनी दे रही है और ये ग्रोथ इसको आने वाले समय में ये मिलने वाली है, उसके बेसिस भी कंपनी का वैल्यू क्या निकल सकता है। तो यहाँ पे हम ग्राहम मॉडल के बेसिस पे अगर VST इंडस्ट्रीज का प्राइस देखते हैं तो 1793 दिख रहा है, जो कि स्क्रीन में मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाते हैं हमें ज़्यादातर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखनी चाहिए। यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड नहीं है क्योंकि इसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, पैरेंट कंपनी नहीं है, इस वजह से हम यही कंपनी के रिजल्ट्स देख लेंगे तो काफी होगा। इसका एग्जांपल देना पड़ेगा लोगों को। एग्जांपल आप रिलायंस के हिसाब से समझाएं। रिलायंस कंपनी है जैसे कि काफी कंपनियों को वो होल्ड करती है। रिसेंटली अभी जियो फाइनेंशियल्स को भी होल्ड करती थी, आज की तारीख में वो डिमर्ज हो चुकी है, बट इसके पहले वो उसके भी फाइनेंशियल्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करती थी। सो उसमें हमें कंसोलिडेटेड जो भी फिगर्स आते हैं उसे ही देखना चाहिए आइडियली। सो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। यहाँ पे भी हम अगर स्क्रीन में देख रहे हैं तो कंसिस्टेंट है। सो ये एक हमको अच्छा चीज़ें पता चल जाती है कि कंपनी कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है। इसके बाद आपको अर्निंग पर शेयर देखना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर कंपनी का कैसा क्या चल रहा है। इसके नीचे हम अगर जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखना चालू हो गया। इसके पहले हमें दिख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो इसमें भी आप एक देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसी चल रही कंपनी की, क्योंकि ऑपरेशन ही है जो डिसाइड करेंगे कि कंपनी कितना आगे जाने वाली है जी। इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट भी दिख जाता है और अर्निंग पर शेयर दिख जाता है, और डिविडेंड पे आउट भी कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश पे आउट दे रही है कहीं ना कहीं, तो एक मोटिवेशन बन जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। इसी के साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब काफ़ी सारे रेशोज होते हैं जिसे आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे मापदंड होते हैं जिसे आपको समझना होता है। अगर आपको ये सब स्किप करना है और ये सब देखने में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन अगर लगता है तो आप हमारी डायरेक्टली एडवाइजरी ले सकते हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी है। हम आज की तारीख में 15,000 क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। हमारी एडवाइजरी का नाम है इंटेलिसिस, और हम स्टॉक के ऑप्शन के कॉल भी देते हैं, इंडेक्स के कॉल भी देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल्स भी देते हैं, कमोडिटी के कॉल भी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली स्टॉक का नाम चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर स्टॉक का नाम जा सकते हैं और उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट ले सकते हैं हमारे को कॉल करके। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के भी प्रॉपर ट्रेड दिए जाते हैं, और किस कॉल और किस पुट पे काम करना है उसके भी प्रॉपर डिटेल आपको अपडेट दी जाती है हमारे तरफ से, जिसमें आपको प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया जाता है और हैंड होल्डिंग दी जाती है, जिससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के अंदर है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ नहीं भी पता होता। जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, आपको अपना पैसा लगाना है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो, स्टॉक्स के बारे में सुनते हो, बट कैसे एनालिसिस करनी है नहीं पता होता। तो आई थिंक इस वीडियो ने आपके काफ़ी सारे डाउट्स को बिल्कुल मिटा दिया होगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछिए। प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, और जल्दी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।